हेलो, वेलकम यू ऑल इन जुडिशरी प्रो। जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था AIB 22 के लिए हम लोग एंटायर सिलेबस कवर करने वाले हैं। उसी की आज पहला लेक्चर है जो कि हमारा टॉट मैंने एक सब्जेक्ट डिसाइड किया है आप लोगों के लिए। इस यहाँ से क्वेश्चंस आपके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनते हैं सॉरी। पर जो मैंने आप लोगों के लिए नोट्स प्रोवाइड किए हैं, आप लोगों को इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत है ही नहीं AIB 22 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ टॉट्स। जो हमारा लॉ ऑफ टॉट्स है, पहले मैं सबसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ सबसे कि ये टॉट होता क्या है। अब टॉट आप कहोगे मैम ये तो टू ट्विस्ट कहते हैं या कहते हैं रॉन्ग एक्ट। अब रॉन्गफुल एक्ट क्या होते हैं या रॉन्ग क्या होता है, टॉट से एक सिंपल मीनिंग निकल के आता है। बेसिकली एक तो ये है एक लैटिन टर्म, इसको हम कहते हैं टॉटियम। टॉटम करके हम इसको बोलते हैं, जो हमारा ये लैटिन टर्म है इसके बारे में हम बोलते हैं टू ट्विस्ट। अब ये कौन सा रॉन्ग होता है, ये होता है आपका सिविल रॉन्ग। ये आपका होता है सिविल रॉन्ग। अब टॉट फीसर कौन होता है भाई, जो टॉट करता है। टॉट का मतलब होता है रॉन्ग, जिसने गलत किया वो टॉट फीसर हुआ। अब टॉटियस एक्ट क्या होता है, टॉटियस एक्ट इज अ रॉन्ग डूइंग फॉर विच द पर्सन कैन बी सूड। भाई आपने मेरे साथ गलत किया, मैंने आपको कोर्ट जाके स्यू कर दिया, ये होता है टॉटियस एक्ट। अब इससे पहले, टॉटियस एक्ट से पहले जब हम इसका केस फाइल करते हैं, जब भी हम टॉट के रिगार्डिंग हम कोई केस फाइल करते हैं तो ये डेफिनेट सी बात है, ये आपका एक सिविल कोर्ट में जाता है ये मैटर। इसीलिए आपको समझना जरूरी है कि प्लेंटिफ क्या होता है, डिफेंडेंट क्या होता है। प्लेंटिफ हमारा कहता है पर्सन हु हैज बीन रॉन्ग्ड, भाई जिसके साथ गलत हुआ है। अगर मैं प्लेंटिफ हूं, आपने मेरी एक तरीके से मान हानि कर दी, तो भैया प्लेंटिफ हूंगी, क्योंकि मैं जाऊंगी कोर्ट आपके अगेंस्ट स्यू करने, आपको मैं कोर्ट में जाके स्यू करूंगी। अब डिफेंडेंट कौन होता है, डिफेंडेंट वो पर्सन होता है अ पर्सन हु हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ द रॉन्ग डूइंग, जिसने गलत किया होता है। अब वो जाके कोर्ट में अपने आप को डिफेंड करेगा। अब अगर हम इसके बात करें, वैसे तो डेफिनेशन टॉट की कहीं पे भी दी नहीं गई है, क्योंकि जो हमारा टॉट है, टॉट इज अ अनकोडिफाइड लॉ। मैं यहाँ पे लिख भी रही हूं, तो ये सारी चीजें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि या टॉट इज अ अनकोडिफाइड लॉ। क्वेश्चन आ सकता है AIB में, AIB 22 में एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि टॉट हमारा कोडिफाइड लॉ है या अनकोडिफाइड लॉ है। तो भाई टॉट जो है आपका अनकोडिफाइड है, अनकोडिफाइड लॉ है। अब इसके बारे में देखो, टॉट जो है ना, हमने बेसिकली जुडिशियल प्रेसिडेंट से, हमारे कस्टम लॉज से, और जो भी हमारे पुराने केसेस, जो डिसाइडेड केसेस हैं, उससे बना के निकाला हुआ है। अब अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन कहाँ है मैम, टॉट का कोई बेयर एक्ट होता है क्या, टॉट का कोई बेयर एक्ट नहीं होता है। टॉट एक सिंपल अनकोडिफाइड है जो सिर्फ लिखा है कोर्ट केसेस में, जैसे आपके पुराने जो केसेस होंगे इसमें इनके डिसीजंस में कि भाई उन्होंने जजेस ने जब जजमेंट्स लिखी होंगी तो उसमें जस्टिफाई किया होगा, तो उसी को हम कहते हैं टॉट। और अनकोडिफाइड का मतलब भी यही होता है जिसकी कोई बेयर एक्ट नहीं है, जो कहीं लिखा नहीं है लेकिन है। अब अगर हम बात करें सालमेंट्स की, सॉरी सेक्शन 2M ऑफ लिमिटेशन एक्ट के बारे में, लेकिन एक हल्का सा जिक्र हुआ है 19 जो ये एक्ट है उसके सेक्शन 2M में ये जिक्र हुआ है, जो सिविल रॉन्ग है which is not just exclusively breach of contract और breach of trust, जिसमें उन्होंने बोला अरे कि जो सिविल रॉन्ग है ये कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इट इज जस्ट अ सिंपल सिविल रॉन्ग। ये बस एक चीज है जो आपने मेरे साथ करी, वो एक रॉन्ग है।
अगर अब हम इसमें बात करें, कुछ जूरिस्ट ने अपनी अपनी इसमें फिर डेफिनेशंस दी, जैसे कि सालमन ने अपनी इसमें एक डेफिनेशन दी, अ सिविल रॉन्ग विच हैज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है जो आपने लॉस हमारा पहले से कवर्ड ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल दूं कि भाई जो प्रिडिक्ट ना किया जा सकता हो, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस वो होते हैं जो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आप सामने से मेरे गाड़ी लेके आ रहे थे अननोइंगली, और मुझे दिखा नहीं कि आप सामने से आ रहे हैं, आपने तेज आकर के मेरी गाड़ी में अपनी गाड़ी को बैंग आउट किया। अब वो जो लॉस हुआ मुझे, तो वो तो बेटा आप ही पे करोगे, मैं तो पे करूंगी नहीं उसका, क्योंकि वो आपकी गाड़ी से हुआ है। मैं तो चुपचाप एक साइड में खड़ी हुई थी उसको लेकर के। उस अनलिक्विडेटेड डैमेज को हम कहते हैं कि जो लॉस मुझे पता ही नहीं था कि आज आप मेरी गाड़ी पे अपनी गाड़ी मार देंगे, और वो जो लॉस मुझे इनकर्ड हुआ उसी को हम कहते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, जो कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। फिर विनफील्ड ने भी अपनी एक डेफिनेशन कही। ये सारे ज्यूरिस्ट के नाम आप लोग ध्यान से मेमोराइज करिए, क्योंकि पेपर में पूछ सकते हैं ये लोग कि अगर अब हम विनफील्ड ने कहा tortious liability emerges from the breach of duty and primarily fixed by the law। मतलब आपको इतनी तेज गाड़ी मेरे पास ला करके नहीं मारनी थी, लेकिन आपने मार दी, इसका मतलब आपने ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर दी अपनी। अब लेकिन अब हम इसको ठीक कैसे करेंगे? आपने मेरी गाड़ी में मारा, या तो आप देखो मुझे डैमेजेस दोगे, है ना, कॉम्पनसेशन दोगे, या फिर मैं आपको क्या कहूंगी, चलो भाई कोर्ट चलेंगे, मैं आपकी कोर्ट में कंप्लेंट करूंगी, मैं कंप्लेंट फाइल करूंगी, और भाई उसके बाद फिर कोर्ट से जो मुझे कोर्ट जो कहेगी मैं उसके ऊपर जो मुझे कॉम्पनसेशन मिलेगा मैं वही मानूंगी। तो इन्होंने कहा, यही वह बात, इन्होंने इसी का यही मतलब होता है कि टॉर्टियस लाइबिलिटी इमर्जेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी। भाई आपने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करी, आप तेज गाड़ी से लेकर के आए, आपको नहीं लेके आनी थी तेज गाड़ी, मतलब ये आपकी ड्यूटी थी, सिविक सेंस कहते हैं इसको। फिर उसके बाद फ्रेजर एक और ज्यूरिस्ट थे, उन्होंने एक और डेफिनेशन बताई दैट इट इज अ इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रेंट ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल गिविंग राइट ऑफ कॉम्पनसेशन एट द सूट ऑफ इंजर्ड पार्टी। बेटा ये तीनों कहना तो एक ही बात चाह रहे हैं, लेकिन इन तीनों ने अपनी एक अलग अलग डेफिनेशन दी है तीनों उसमें, कि भाई आपने मेरा कोई राइट इन्फ्रिंज किया और भाई उसकी वजह से अब आप मुझे कॉम्पनसेशन दोगे फॉर दैट ब्रीच। तो ये तीन एक मेन थे इसके अंदर, जैसे आपका फ्रेजर हो गया, विनफील्ड हो गया, सालमंड हो गया, तो ये याद रखना। अगर मैं बात करूं इसमें, मैंने आप लोगों की अब इतनी देर जो मैंने आपको बताया इसमें की पॉइंट क्या था? की पॉइंट था दैट टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द लॉ प्रोवाइड्स रेमेडी इन द फॉर्म ऑफ डैमेजेस और कॉम्पनसेशन। भाई या तो तू मुझे डैमेजेस दे, डैमेजेस और कॉम्पनसेशन पहली बात तो एक होता है, या तो मुझे कॉम्पनसेशन दो उसके लिए जो आपने मेरी गाड़ी का नुकसान किया है, या जो भी आपने डैमेज किया है उसके लिए आप मेरे को पैसे भरो। फिर मैं आपको अब एक इसमें ये बताऊं, मैंने आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल्स बनाए हैं कि टॉर्ट होता क्या है, कैसे हम मानेंगे कि टॉर्ट हो गया। Violation of duty to not to injure the reputation of someone else result in the tort of defamation। भाई मेरी मान हानि नहीं होनी चाहिए, तुम मुझे किसी भी चीज के लिए मेरी इंसल्ट नहीं कर, मुझे डिफेम नहीं कर सकते सोसाइटी के अंदर। अगर किया तो भाई ये चीज तुमने वायलेट करा है मेरा राइट, भाई तुम मेरी ऐसे कैसे किसी के सामने भी मुझे डिफेम कर सकते हो। फिर अगर हम बात करें सेकेंड, मैंने आपके लिए बोला वायलेशन ऑफ अ ड्यूटी टू नॉट टू इंटरफेयर विद द पोजेशन ऑफ लैंड ऑफ अनदर पर्सन रिजल्ट इन द टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास टू द लैंड। भाई मैंने एक, आप लोगों ने बहुत सारा देखा होगा, बहुत सारे मतलब हमारे पड़ोस में भी कहीं लिखा होता है यहाँ आना मना है, यहाँ आना सख्त मना है। भाई वो उनकी अपनी एक पर्सनल लैंड है, आप नहीं जा सकते किसी और की लैंड पे। ये अगर आप जाते हो तो आपने कहीं ना कहीं एक सिविल रॉन्ग कर दिया।
इसे हम कहते हैं ट्रेसपास टू लैंड। भाई किसी और के लैंड में दूसरे बंदे ने जो इंफॉर्मेशन आपको बोर्ड पे लगा के दे रखी है, आप किसी और की प्रॉपर्टी में ट्रेसपास नहीं कर सकते, आप नहीं जा सकते। इसी को हम कहते हैं ट्रेसपास टू लैंड। ये भी एक टॉट होता है। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं आप लोगों के लिए। जैसे अब एक और हो गया, वायलेशन ऑफ अ जनरल ड्यूटी टू टेक केयर वुड गिव राइज टू टॉट ऑफ नेग्लिजेंस। जैसे अब मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आपने देखा होगा मेडिकल नेग्लिजेंस कहते हैं, डॉक्टर ने ध्यान नहीं दिया पेशेंट के ऊपर, उसकी वजह से उसको कोई नई बीमारी लग गई, उसी को हम कहते हैं बेटा नेग्लिजेंस। क्योंकि आपकी तो ड्यूटी थी, मॉरल ड्यूटी तो आपकी थी कि आपको उस पर ध्यान देना है, कि आपको अपने पेशेंट का ध्यान रखना है, लेकिन डॉक्टर ने नहीं दिया, तो इसी को हम कहते हैं नेग्लिजेंस। तो ये भी एक सिविल रॉन्ग है। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो है एक टॉट और क्राइम के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब भाई मैंने तो आपको बता दिया कि भाई टॉट जो होता है वो एक सिविल रॉन्ग होता है। अब सिविल रॉन्ग और क्राइम में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हम जब किसी को डिफेम करते हैं, ट्रेसपास करते हैं, हम कहते हैं ना आई सू यू टू द कोर्ट। क्या पता आदमी के एक नॉर्मल लेमैन के दिमाग में चलता है अब तो मैं इसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगाऊंगा, लेकिन कहीं कहीं आपके ये सिविल रॉन्ग्स होते हैं। इसी को मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्राइम क्या होता है, टॉट क्या होता है। जो आपका क्राइम है, रॉन्ग डूइंग अगेंस्ट सोशल ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी। भाई अगर आप अगर आपकी वजह से ग्रुप ऑफ पब्लिक और ग्रुप ऑफ पीपल परेशान हो रहा है आपकी वजह से, या आपकी वजह से उसको कोई डैमेज कॉज हुआ है या फिर कुछ लॉस हुआ है। जैसे इसके अंदर एक बहुत बड़ा मैंने नीचे आपसे भी मैं ये एग्जाम्पल जरूर शेयर करूंगी, MC मेहता जो गैस लीक हुई उसके अंदर ये सबसे वायलेशन ऑफ पब्लिक राइट का भी मैटर था। ये तो रॉन्ग डूइंग अगेंस्ट सोशल ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि इससे कोई एक इंसान को तकलीफ नहीं पहुंची थी, ग्रुप ऑफ पीपल को पहुंची थी। तो भाई ये एक कहीं ना कहीं एक क्रिमिनल केस भी बनता था। फिर अगर मैं टॉट की बात करूं, रॉन्ग डूइंग अगेंस्ट इंडिविजुअल एंड हिज प्रॉपर्टी, मतलब आपने एक बंदे के इन राइट्स को इन्फ्रिंज किया है, आपने मल्टीपल लेवल को वो नहीं पहुंचाया नुकसान, लेकिन आपने एक बंदे का राइट इन्फ्रिंज किया, आप गए किसी और की प्रॉपर्टी में जा करके आप लोगों वहां पे आप घूम आए, टहल आए, तो बेटा ट्रेसपास हो गया है ये, एंड दिस इज रॉन्ग। यू कैन नॉट इन्फ्रिंज इन इंडिविजुअल्स राइट, इन इंडिविजुअल्स प्रॉपर्टी। अब जो क्राइम है वो देखो बेटा होता है इंटेंशनल, और जो ये टॉट होता है ना ये हमारा इंटेंशनली नहीं होता, नेग्लिजेंस के थ्रू होता है। जैसे कि हमें वो ड्यूटी, जैसे मैंने आपको भी एक कार का एक एग्जाम्पल दिया कि भाई मुझे ये आपको पता है कि स्लो चलानी चाहिए गाड़ी, लेकिन आप नहीं चला रहे थे, इट इज अ मॉरल ड्यूटी है आपकी, लेकिन आप नहीं कर पाए। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं जो विदाउट इंटेंशन, आपकी इंटेंशन थोड़ी ना थी मेरी गाड़ी में मारने की, करेक्ट। तो अगर बात करें कि अब अगर मैं थर्ड पॉइंट पे क्राइम की बात करूं, क्राइम जो है सबको पता है ये तो कि इसके लिए क्रिमिनल कोर्ट लगता है, जिसको हम कहते हैं सेशन ऑफ कोर्ट्स भी कहते हैं। कुछ मैटर्स आपके सेशन ऑफ कोर्ट में लगते हैं जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे इन चीजों पे। क्राइम्स आर प्रेजेंटेड इन द क्रिमिनल कोर्ट, मैंने आपको उसमें एक एग्जाम्पल भी दे दिया, सेशन कोर्ट में आपका ये मैटर लगता है। फिर इसमें बोला टॉर्ट्स आर प्रेजेंटेड इन द सिविल कोर्ट, अभी मैंने आपको ये बताया था इट इज अ सिविल रॉन्ग, तो ये मैटर कहाँ लगेगा, बस सिविल कोर्ट में लगेगा। अगर अब मैं नीचे आऊं और इसके अंदर लिखा है कि इट इज अ कोडिफाइड लॉ, क्राइम इज अ कोडिफाइड, अब कैसे, आपका IPC हो गया, CRPC हो गया, तो ये आपका बेटा कोडिफाइड होता है, ये आपका अनकोडिफाइड नहीं है, क्राइम आपका कोडिफाइड है। अगर हम इसकी बात करें, टॉट हमारा कहीं लिखा ही नहीं है, ये तो बस एक जुडिशियल प्रेसिडेंट के बेसिस पे हम इसको समझे हैं, करेक्ट, हमें ये बताया गया है जुडिशियल प्रेसिडेंट के थ्रू। अब इसका स्टैंडर्ड ऑफ क्या है,
भाई क्राइम, आप किसी का मर्डर करके आओगे तो इसमें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, आपको डाउट नहीं है भाई, एविडेंसेस आ जाते हैं उसके अगेंस्ट कि भाई इसने तो ये किया ही है, मतलब उसने उसको मार ही दिया है। फिर अगर हम बात करें बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑल्सो नोन एज प्रेपोंडरेंस ऑफ एविडेंस, जिसके अंदर अब एक डॉक्टर ने जब एक पेशेंट को ध्यान नहीं दिया, उसकी नेग्लिजेंस थी, लेकिन इसका कोई बहुत एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस तो नहीं है, इसको हम बस अगर जो रिपोर्ट्स आई जिसमें हमने देखा उसी के बेसिस पे तो हम कह रहे हैं कि ये पेशेंट का इसका ध्यान नहीं रखा गया बहुत अच्छे से। तो इसके अंदर जो बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज हो सकता है कि वो रॉन्ग डू ना भी हो, उसके लिए हम प्रूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बताना। अगर अब मैं अब इसमें बात करूं, मैं नीचे जाऊं तो मैंने, देखो एक सेकेंड, देखो अब ये जो आपके एसेंशियल्स ऑफ टॉट, अभी तो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया, अब ये आपको कहीं पे भी अभी अभी कुछ भी मत लिखो कॉपी पेन के ऊपर, अभी सिर्फ और सिर्फ समझो। मैं ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, बहुत ही इजीली मिल जाएगी, अभी सिर्फ अंडरस्टैंड करो कि इसके अंदर क्या लिखा है। अब जो एसेंशियल्स ऑफ टॉट है हमारे, वो है रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, दोनों एक ही बात है, गलत चीज और ओमिशन बोथ आर द सेम मीनिंग। एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल राइट, भाई आपने, मेरा एक राइट था उसको आपने इन्फ्रिंज किया, तो हम क्या कहेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ जो मेरा लीगल राइट था इन्फ्रिंज किया, उसी के बेसिस पे आप मुझे लीगल डैमेज दोगे, रिजल्टिंग इन लीगल डैमेज। अगर आप मेरा राइट इन्फ्रिंज करोगे तो आप मुझे लीगल डैमेज दोगे। फिर इसका ये मेमोनिक मैंने आपके लिए बनाया है WER, ये आप लोग अपने आप देख लेना, ये भी डिस्कस करना जरूरी नहीं है। तो ये ऑल थ्री एसेंशियल्स मस्ट एग्जिस्ट, अदरवाइज देयर इज नो टॉर्टियस लाइबिलिटी। अगर रॉन्गफुल एक्ट नहीं हुआ, अगर एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल राइट नहीं हुआ, तो आपको डैमेजेस नहीं मिलेंगे, कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। टॉर्टियस लाइबिलिटी के लिए आपको ये तीनों चीजें, ये दोनों चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी, तभी ये डैमेज मिलेगा। अब मैंने इसमें आप लोगों के लिए इसमें एक डैमेजेस के लिए भी एक अलग कॉर्नर सेक्शन बनाया है कि अब डैमेजेस होता क्या है। हम बहुत देर से बात कर रहे हैं, अगर कुछ भी हुआ, आपने कुछ भी रॉन्ग एक्ट कर दिया तो भैया हमें डैमेजेस देने पड़ जाएंगे, या तो कोर्ट के थ्रू या फिर ज्यूरी बैठेगी। तो अब उसमें हम पहले समझें कि डैमेजेस क्या होते हैं। डैमेजेस हमारे होते हैं कॉम्पनसेशन अवॉर्डेड, मतलब आपने जो भी मेरी गाड़ी का नुकसान किया था ठोक के, आप उसको कॉम्पनसेशन देंगे, मुझे उसको सही सलामत बढ़िया तरीके से, जैसे मेरी गाड़ी चकाचक थी वैसे ही मुझे करके वापस चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें भी मैंने यहां पे भी आप लोगों के लिए लिखा है हार्म और लॉस सफर्ड, जो मेरी गाड़ी आप ठोक के बजी गई है उसको आप मुझे वो उसके लिए कॉम्पनसेशन सामने वाला मुझे प्रोवाइड करेगा। अब अगर मैं बात करूं डैमेजेस कितने टाइप के होते हैं, तो हमारे जो डैमेजेस हैं वो हमारे 6 टाइप के होते हैं। जैसे एक हो गया हमारा नॉमिनल डैमेज, भाई जिसके अंदर कोई लॉस नहीं है बट थोड़ा सा डैमेज है फॉर द नेम ऑफ सेक, मतलब थोड़ा बहुत ही है। जैसे कि अब क्या आ गया कॉम्पनसेटरी, भाई कॉम्पनसेटरी डैमेजेस कहते हैं टू हेल्प द प्लेंटिफ टू रीच हिज ओरिजिनल पोजीशन, आपने मेरी गाड़ी को जैसे ठोका था उसी को ठीक करवा करके सेम एग्जैक्ट जैसी मेरी थी वैसे ही लौटाओ मुझे। फिर आपके आते हैं कॉन्सिक्वेंटल डैमेजेस, भाई अगर जैसे गाड़ी वाला एग्जाम्पल तो नहीं रहेगा, कोई एडिशनल लॉस हो गया, मतलब ये लॉस तो हुआ, जैसे आपने मेरी गाड़ी ठीक करवाने गए लेकिन मेरा उसमें कुछ इंजन में खराबी आ गई, कुछ कंपनी वालों की तरफ से ही प्रॉब्लम आ गई, उसे हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंशियल डैमेज, जो हमारा एडिशनल भी लॉस। भाई आपने तो मेरी गाड़ी सिर्फ और सिर्फ बजाई थी रोड पे कि भाई आप जोर से आए और आपने टक्कर मार दी,
लेकिन जब हम कॉन्सिक्वेंशियल डैमेजेस की बात करते हैं, जब आप उसको मेरी गाड़ी को ठीक करवाने गए तो वहां पे वहां के वर्कर से भी वो दिक्कत हो गई, उसे हम कहते हैं एडिशनल लॉस, कि आपने तो मेरी सिर्फ गाड़ी ठोक के खराब करी थी, लेकिन वहां पे जब वर्कर के पास गए तो वर्कर ने मेरे इंजन में भी कुछ गड़बड़ कर दी, दैट इज कॉल्ड एडिशनल लॉस। अब हम बात करें प्यूनिटिव डैमेजेस के बारे में, ये होता है फॉर द पर्पस ऑफ पनिशिंग अ डिफेंडेंट इन अ सिविल एक्शन। भाई मैं आपसे कह रही हूँ, भाई मुझे कुछ इसका डैमेज वैमेज नहीं चाहिए भैया, मैं तो तेरे ऊपर कोर्ट केस करूंगी और भाई मैं तेरे लिए सिविल एक्शन लूंगी, जो भी मेरे को पॉसिबल होगा। फिर अगर हम बात करें लिक्विडेटेड डैमेजेस में, अमाउंट ऑफ डैमेज कैन बी असरटेन्ड। असरटेन्ड से मतलब होता है जो ये वो डैमेज होता है जैसे आपके और मेरे बीच में जैसे फॉर एग्जांपल आप आए, आपने कहा कि मैम मुझे ये आपका घर लेना है रेंट पे, मैं आपको इसके 2 लाख रुपए रेंट पे दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे डिपॉजिट दे दो इसमें से 2 लाख रुपए, क्योंकि 2 लाख रुपए आप मुझे डिपॉजिट दे दो, 2 लाख रुपए रेंट है। अब जब आपने मुझे फटाफट डिपॉजिट दे दिए, लेकिन आप एंड मोमेंट पे मेरे साथ बैकआउट कर गए कि नहीं नहीं मुझे तो आपका घर लेना ही नहीं है, तो मैंने आपकी वजह से दूसरे किसी और को दिखाया नहीं, मैं तो वहीं पे आपकी बात पे मैंने विश्वास किया। तो वो जो अमाउंट है, वो जो हम डैमेज कहते हैं, उसे हम कहते हैं लिक्विडेटेड डैमेज, कि जो डैमेज हमें असरटेन्ड नहीं होता, मतलब हमें पता ही नहीं होता कि ये भी एक डैमेज हो सकता है, जिसके लिए मैंने डिपॉजिट पहले ही उस बंदे से रखवा लिया। अब अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मैंने आपको अभी बताए थे कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं। अमाउंट ऑफ डैमेजेस इज डिफिकल्ट टू असर्टेन, मतलब जो हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं है कि हमें ये भी एक लॉस इनकर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, मैंने आप लोगों के लिए एक और चीज, इसमें 2 मैक्सिम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसे तो आप अच्छे से याद करके जाइए, ये सेम है डैमेजेस के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर अभी ये रहा, एक सेकेंड, ये देखो, ये ना सेम है, ये मैंने आप लोगों, इसके एक और पीडीएफ है, आप लोगों के लिए इजी रहेगा इसलिए बनाई है। तो अगर इसमें मैं 2 मैक्सिम्स की बात करूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला मैक्सिम हो गया इंजूरिया साइने डेमनम। भाई ये तो हम कॉलेज में भी पढ़ते हैं, 2 मैक्सिम जब भी हम टॉट की क्लास लिखने जाते हैं तो हमें 2 मैक्सिम तो हमेशा से पता ही होते हैं, जो कि ये होता है इंजूरिया साइने डैमनम एंड डैमनम साइने इंजूरिया। अब पहले इंजूरिया साइने डैमनम पे बात करते हैं। वायलेशन, देखो, वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट विदाउट कॉजिंग एनी हार्म, लॉस और डैमेज। भाई मेरा राइट तो वायलेट हुआ, लेकिन पर मुझे कुछ इसका हार्म नहीं हुआ, लॉस नहीं हुआ, मुझे कुछ डैमेज नहीं हुआ। तो इसके लिए ये सबसे एक फेमस मैगजीन थी जो थी इंजूरिया साइने डैमनम, इट इज एक्शनेबल पर से, याद रखना, इट इज अ एक्शनेबल पर से। अगर अब मैं बात करूं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केसेस की, तो वो है एशबाई वर्सेस वाइट 1703। ये हमेशा याद रखना, ये कब आया था, 17 हो सकता है क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे आते हैं पेपर में एआईबी के कि आपसे डायरेक्ट पूछा था कि भैया ये केस कब का है, तो दिस केस इज 1703। अब इस पे बात करें तो द प्लेंटिफ वाज अ क्वालिफाइड वोटर एट अ पार्लियामेंट्री इलेक्शन, बट द डिफेंडेंट रिटर्निंग ऑफिसर wrongfully refused to take his vote. No loss was suffered as the candidate whom he wanted to vote won the election in spite of that. अब ये कहना चाह रहे हैं, देखो इसमें इस बंदे का राइट तो था वोट करने का, लेकिन इसको इस रिटर्निंग ऑफिसर ने वोट करने के लिए परमिट ही नहीं किया, उसने लिया ही नहीं उसका वोट। तो इसमें उसको देखो, वैसे तो उसका कोई क्या कहते हैं डैमेज नहीं हुआ, लॉस नहीं हुआ, इसको कुछ सफर नहीं करना पड़ा इस पर्सन को, बट
इसका राइट इन्फ्रिंज हुआ, मेरा अधिकार है वोट करना, तो जो इसको नहीं दिया गया, ये आता है आपका इंजूरिया साइने डैमनिम। अब इसके अंदर एक और फेमस केस है जो कि है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें बोला द पुलिस wrongfully detained ex and MLA of J&K assembly while he was going to attend the assembly session. He was not produced before the magistrate within the requisite period. There was a violation of fundamental right to personal liberty guaranteed under Article 21. Hence compensation was awarded. भाई इसको इसमें पुलिस ने wrongfully डिटेन कर लिया, मतलब उसका बनता नहीं था डिटेन होना, उसका बनता नहीं था जेल में जाना, लेकिन इसको सॉरी कस्टडी में रखा पुलिस ने अपनी। तो पुलिस ने रॉन्गफुली इसको डिटेन किया, जो कि एमएलए था जेएनके असेंबली का। और ये क्या कर रहे थे, ये कुछ नहीं कर रहे थे, ये सिर्फ और सिर्फ असेंबली सेशन जा रहे थे अपना चुपचाप, लेकिन पुलिस आई गलत तरीके से डिटेन किया, अपनी कस्टडी में रखा। तो एक ही वॉज नॉट, और इनको मैजिस्ट्रेट के पास विद इन रिक्वेस्टेड टाइम प्रेजेंट भी नहीं किया। तो भाई इन्होंने इनका बेसिकली सामान्य अधिकार जिसे कहते हैं, बेसिकली इंफ्रिंजमेंट ऑफ देयर पर्सनल राइट किया, जो कि इसमें लिखा है आर्टिकल 21 में। इसमें हम बाद में जाएंगे, जब कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास होगी तब मैं आपसे आर्टिकल भी डिस्कस करूंगी। अब तो ये प्रिंसिपल जो कहता है व्हेन देयर इज वायलेशन ऑफ लीगल राइट the court will grant relief even if no actual damage loss is incurred to the party। अब वहीं अगर हम बात करें आपके डैमनम साइन इंजूरिया के बारे में, ये डैमनम साइन इंजूरिया से क्या समझ में आता है, डैमेज विदाउट एनी इंजरी टू लीगल राइट। भाई डैमेज तो मुझे हुआ, लॉस तो मुझे इनकर हुआ, लेकिन मेरा कोई लीगल राइट नहीं गया उससे। अगर इसमें हम बात करें दिस इज नॉट एक्शनेबल, मैंने आपसे बात की थी ये दिस इज एक्शनल पर से, इंजूरिया साइन डैमनम इज एक्शनेबल पर से एंड दिस इज नॉट एक्शनेबल। अब इसके अंदर अगर हम एक इंपॉर्टेंट केस के बारे में बात करूं तो वो आपका आता है ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस। ये 1410 में आया था, ये याद रखना। द डिफेंडेंट opened a rival school which resulted in loss of student and financial loss to the plaintiff. Held though there was damage, no legal right of the plaintiff was violated, hence no action lay। भाई इसमें क्या हुआ, डिफेंडेंट ने अपना एक स्कूल खोला था, ठीक है, डिफेंडेंट ओपन अ राइवल स्कूल विच रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ द स्टूडेंट एंड फाइनेंशियल लॉस टू द प्लेंटिफ। भाई प्लेंटिफ का भी हो सकता है इसमें एक प्लेंटिफ का भी इसमें एक स्कूल था, लेकिन डिफेंडेंट ने अपना क्या कहते हैं एक स्कूल उसके सामने ही खोल दिया। तो भाई जो प्लेंटिफ को इसमें नुकसान हुआ, एक कंपटीशन के आगे उसने दूसरा कंपटीशन खड़ा कर दिया। एक स्कूल तो था, दूसरा स्कूल भी उसने अपने नाम पे दूसरा स्कूल कर दिया। अब इससे प्लेंटिफ को क्या हुआ, फाइनेंशियल लॉस हुआ। तो भाई उसने कहा इट इज अ सिविल रॉन्ग, नो देयर इज नो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट, आप कंपटीशन दे सकते हो। फिर अगर मैं बात करूं नेक्स्ट इसमें तो दैट इज मेयर एंड को ऑफ ब्रैडफोर्ड वर्सेस पिकल। इसमें ये था, सेकेंड, हाँ इसमें ये था द डिफेंडेंट एंड ओनर ऑफ लैंड डग अ वेल इन हिज ओन लैंड। भाई डिफेंडेंट ने क्या किया, डिफेंडेंट अपनी जमीन का मालिक था, उसने अपने ही घर के उसमें एक जमीन पे गड्ढा खोदा। अब द प्लेंटिफ कंप्लेंट दैट ड्यू टू इट्स देयर लैंड सफर्ड फ्रॉम वांट ऑफ वाटर। भाई इसके लिए प्लेंटिफ ने कंप्लेंट डाल दी कि भाई कि मतलब भाई मेरे लैंड को सफर हो रहा है इसके गड्ढा खोदने से, मुझे पानी का सफर हो रहा है इसके गड्ढा खोदने से। अब इसमें ये हेल्ड हुआ, कोर्ट का जो जजमेंट आया वो ये आया
कि डिफेंडेंट वाज यूजिंग हिज ओन प्रॉपर्टी इन अ लॉफुल मैनर, नो लीगल राइट ऑफ प्लेंटिफ वाज इन्फ्रिंज्ड, हेंस नो कॉम्पनसेशन। भाई इसको कोई कॉम्पनसेशन, उसने जो किया अपनी लैंड में किया, कोई राइट इन्फ्रिंज नहीं करे सामने वाले के। अगर उसमें आपको दिक्कत हो रही है तो आप अपनी चीजें ठीक कराओ, ये इस केस में कहा गया। ये याद रखना 1895 में आया था ये केस। अगर अब इसमें मैंने एक आप लोगों के लिए शॉर्ट की डिफरेंस बनाया, इंजूरियस साइन एंड डैमेज मतलब वायलेशन ऑफ लीगल राइट, नो एक्चुअल डैमेज, एक्शनेबल पर से। डैमनम साइन इंजुरी एक्चुअल डैमेज और लॉस, इसमें आपको कोई डैमेज नहीं होगा, इसमें सिर्फ आपके राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, इसमें आपका नो वायलेशन, कोई आपको लीगल, इसमें कोई आपका लीगल राइट नहीं इन्फ्रिंज हो रहा, लेकिन आपको इसमें डैमेज हो रहा है, दिस इज नॉट एक्शनेबल। और इसके अंदर जो कोर्ट भी है वो एक्शनेबल नहीं होगी, इसमें एक्शनेबल पर से हो सकती है, आप कोर्ट आपको डैमेजेस क्लेम करवा सकती है। फिर अगर अब इसमें मैं बात करूं, अब आते हैं हम जनरल डिफेंसेस में कि जनरल डिफेंसेस क्या होते हैं। पहले तो हम ये बात करूंगी कि जनरल डिफेंसेस कितने टाइप के होते हैं। अब general defenses are the legal excuses available to the defendant to avoid or reduce liability even if a tort has been committed। ये वो defenses है जो आपको रेमेडी देते हैं, जो आपको बचाते हैं इस चीज से कि आपकी जो लाइबिलिटी बन रही थी, जो आपने टॉर्ट किया था, उससे आपको एक जनरल डिफेंसेस मिलते हैं। अब उसमें फटाफट डिस्कस करेंगे। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, अभी सब डिस्कस करूंगी इसके अंदर। तो वॉलंटरी नॉन वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, प्लेंटिव द रॉन्ग डूअर, इनएविटेबल एक्सीडेंट, एक्ट ऑफ गॉड, कुछ कुछ मीनिंग्स आपको देख के ही समझ में आ रहे होंगे। प्राइवेट डिफेंस, मिस्टेक, नेसेसिटी, सैनिटरी अथॉरिटी। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे मिस्टेक से। Mistake is a generally not a defense in tort. A person who interferes with another's right under the mistaken belief remain liable. पहले एग्जाम्पल समझो फिर मैं इसको बताती हूँ। Entering another's land believing it is your own। भाई आप कभी कभी क्या होता है, जैसे कुछ पब्लिक रोड होती है, कुछ प्राइवेट स्पेसेस होती हैं, कुछ प्राइवेट लोगों ने अपनी फेंसिंग कर रखी होती है कि भैया यहाँ आना मना है। अब हम क्या सोचते हैं, हम अननोइंगली सोच के जाते हैं कि भैया ये भी क्या पता पब्लिक स्पेस हो, तो हम ट्रेसपास कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड अ मिस्टेक, जिसमें एंटरिंग अनदर लैंड बिलीविंग इट इज योर ओन, दैट इज ट्रेसपास टू लैंड। फिर अगर हम बात करें टेकिंग अनदर्स अम्ब्रेला बिलीविंग इट इज योर्स, भाई आपको लगा यहाँ पे कोई एक अम्ब्रेला रखा हुआ है, तो भाई आप लेके चल गए, बाहर बारिश आ रही थी, मैंने कहा चलो भाई मुझे अभी छुट्टी चाहिए कोचिंग से, और मैं निकल गई नीचे से, वहां मैंने देखा यहाँ पे पड़ा हुआ था यहाँ पे अम्ब्रेला, तो मैंने कहा सर आप, मुझे लगा कि वो मेरा ही है, तो मैं उठा करके लेके चली गई, लेकिन ऐसा नहीं होता, इट इज अ मिस्टेक। फिर ड्राइविंग अनदर पर्सन शीप विद योर ओन हर्ट ट्रेसपास टू गुड्स, आप किसी और के गुड्स में ट्रेसपास कर रहे हैं, उसी को हम कहते हैं मिस्टेक, किसी और की चीज को अपना समझ लेना। फिर अगर हम बात करें सेकंड, ये जनरल डिफेंसेस में हम बात कर रहे हैं। फिर अगर मैं बात करूं सेकंड, नेसेसिटी, डैमेज कॉज टू प्रिवेंट अ ग्रेटर हार्म। भाई आपने सोचा, आप मेरा एक तरीके से आप ये मान के चलो, आप मेरे घर में चोरी करने आए थे, मान लो, ठीक है। अब आप मेरे घर में चोरी करने आए थे, लेकिन वहां पे गैस मेरी खुली रह गई, वहां पे आग लगने के चांसेस थे, तो आपने एक एक्सक्यूज ले लिया, इसका ट्रेसपास तो किया आपने, लेकिन एक्सक्यूज ले लिया कि भाई डैम, कि भाई आप, अगर मैं नहीं आता, अगर वो मैं आपके घर में नहीं आता, तो आपके घर में बड़ी चोरी सॉरी आग लग सकती थी, आपको हार्म हो जाता। अगर इसमें हम बात करें, ग्रेट एसेंशियल्स क्या होते हैं इसके, ग्रेटर डेंजर एग्जिट्स, एक्ट डन इन गुड फेथ, मतलब मैं आपके घर में आया, मैंने ट्रेसपास किया,
लेकिन नेसेसिटी ऐसी थी, अगर मैं नहीं करता तो कुछ गलत हो सकता था। ये एक एक्ट ऑफ गुड फेथ रहता है, एक्ट डन इन गुड फेथ रहता है। नेसेसरी टू प्रिवेंट ग्रेटर लॉस, भाई अगर मैं आपके घर में, कहते हैं ना, अगर मैं आपके घर में चोरी नहीं करने आता ना मैम, तो आपको पता रहता कि आपकी गैस लीक हो रही है, तो भाई आपके फिर अगर मैं इसमें बात करूं, इसका एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, विच इज A house catches fire. To stop the fire from spreading to B's house, A house is pulled down. Though damage is caused to A, he is not liable as the act was done under necessity. अगर कोई बंदा आपके घर में आग लगने वाली थी और उसने आपके घर को प्रोटेक्ट करने के लिए आया, तो ये आपका ट्रेसपास में नहीं माना जाएगा, ये आपका रॉन्गफुल एक्ट नहीं होगा। अब अगर मैं बात करूं स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के बारे में, एन एक्ट डन अंडर द अथॉरिटी ऑफ एन एक्ट और स्टैच्यू इज अ कंप्लीट डिफेंस। द इंजर्ड पार्टी हैज नो रेमेडी इफ द एक्ट इज ऑथराइज्ड बाय लॉ एंड डन प्रॉपरली। अगर कोई भी हमारा स्टैच्यू हमारे मतलब प्रॉपर ऑथराइज्ड वे में कोई अथॉरिटी जो कि जिसके पास उस चीज की अथॉरिटी हो, जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है जिसके पास उस चीज की अथॉरिटी है, वो अगर कोई एक्ट करता है तो आप, और उसने सही ना गुड फेथ किया है, तो आप उसे कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्गफुल एक्ट नहीं ले सकते। जिसमें एक हमारा एक बहुत ही मतलब एक बहुत ही अभी रिसेंट केस भी है, आपने देखा होगा सीजेपी पार्टी में जब उसने बच्चों के ऊपर टीयर गैस डलवाया, तो ये एक स्टैट्यूटरी ऑथराइज्ड, मतलब ये स्टैट्यूटरी था, ये इन्होंने करवा दिया, तो इसके लिए आप रॉन्गफुल एक्ट, ये तो गवर्नमेंट ने कराया ना, तो इसके लिए आप कोई रॉन्गफुल एक्ट नहीं बता सकते, आप इसके लिए आप उनको कोर्ट नहीं लेके जा सकते। तो जैसे इसमें एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए बताया है, अ रेलवे कंपनी रन्स ट्रेन अंडर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ड्यू टू द ऑपरेशंस ऑफ द ट्रेन स्पार्क्स कम आउट एंड कॉज डैमेज टू द नियर बाय प्रॉपर्टी। If the company had taken proper care and acted within the authority of the statute, it is not liable। भाई वहां पे अचानक से स्पार्क हो गया, तो इसमें ये रॉन्गफुल एक्ट में नहीं माना जाएगा, ये आपको एक जनरल डिफेंस इसमें मिल जाएगा। अब नीचे आते हैं, लेकिन हाँ कोई भी अगर मैलिशियस एक्ट है, जानबूझ के कर रहा है कोई, अगर किसी ने स्पार्क जानबूझ के करवाया होता इसमें रेलवे में, तो हाँ तब आपका ये जनरल डिफेंस नहीं काम करेगा, ये जो स्टैट्यूटरी की बात करी मैंने अभी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की, तब आपका ये नहीं चलेगा। अब बात करते हैं वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। ये क्या होता है? ये होता है टू विलिंग अ पर्सन नो इंजरीज डन, मतलब कि टू अ विलिंग पर्सन, भैया जो भी विलिंग पर्सन है, टू अ विलिंग पर्सन नो इंजरीज डन इफ अ पर्सन voluntarily or knowingly accepts the risk he cannot claim compensation। भाई अगर दो बच्चे खेल रहे हैं, दोनों को पता है कि चोट लग सकती है, लेकिन वो वॉलंटरीली उस चीज के अंदर, उस रिस्क के अंदर इन्वॉल्व हुए हैं कि नहीं हम तो खेलेंगे खेलेंगे, तो उसमें भी आप रॉन्गफुल एक्ट के लिए टॉर्ट को नहीं ला सकते, आप स्यू नहीं कर सकते। ये आपको एक जनरल डिफेंस मिल रहा है इस पे कि भाई कि हमें पता था कि चोट लग सकती है, नॉलेज ऑफ रिस्क था, फ्री कंसेंट थी दोनों बच्चों की, भाई वॉलंटरीली एक्सेप्टेंस भी था कि भाई कोई नहीं खेलेंगे खेलेंगे आपस में। तो ऐसा इसके अंदर वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब ये होता है, आपने अपनी पूरी विल दिखाई है उस चीज में कि कोई नहीं, अगर हम दोनों में से चोट लग भी गई किसी एक को तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खेल तो चोट लगती ही रहती है क्योंकि। फिर अगर नेक्स्ट बात करें, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूयर, ये याद रखना, तुर्पी कॉज अ नॉन, देखो ये याद रखना कि एक्स तुर्पी कॉज अ नॉन ऑडिटर एक्शियो,
ठीक है, ये नहीं भूलना है। ठीक है, इसको नहीं भूलना है बिल्कुल भी। क्या हो रहा है ये, सो सॉरी, वेट। ओके, ये आपको आई थिंक विजिबल होगा कि तो ex turpi causa the orator actio meaning no action arisen from a immoral or illegal act, कि भाई कोई भी immoral illegal act नहीं हुआ है वहां पे। फिर जिस a person cannot claim compensation if the injury occurred while he himself was committing an unlawful act. For example, A ignores the behavior of dog notice and enters B property. He is bitten by the dog. He cannot claim damages. मतलब एक बंदे ने बाहर अपने घर के नोटिस लगा रखा है कि यहाँ मत आना वरना मेरा कुत्ता तुम्हें खा जाएगा, तो फिर भी सामने वाला अगर उसके घर जा रहा है तो उसके लिए वो कोई कॉम्पनसेशन नहीं मांग सकता। इस डिफेंस को हम क्या कहते हैं, प्लेंटिव द रॉन्ग डूअर। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये है एक जिसे कहते हैं, ये एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये डॉक्ट्रिन है जिसको आपको याद करना है। तुर्पी कॉज नॉन ऑरिटर एक्शियो, ये क्वेश्चन में आ सकता है, तो प्लीज इसको आप वो करें। राइट, फिर आता है क्या कहते हैं, इनएविटेबल एक्सीडेंट, जिसमें मैं यहाँ पे मैंने इसमें डाला भी है आपको इनएविटेबल एक्सीडेंट। An accident which could not have been foreseen or prevented despite reasonable care। भाई इसके अंदर कोई नेग्लिजेंस नहीं हुई। एसेंशियल्स क्या कह रहे हैं, नो नेग्लिजेंस, रीजनेबल केयर टेकन, एक्सीडेंट अनअवॉइडेबल। एग्जाम्पल ये है, टू डॉग्स वर फाइटिंग व्हाइल सेपरेटिंग देम, ए एक्सीडेंटली हिट्स बी। Since there is no negligence, it is inevitable accident. A is not liable. Burden to prove inevitability lies on the defendant। भाई जब तुम्हें पता है कि दो कुत्ते लड़ रहे हैं, उसके बाद भी तुम क्या कहते हैं, तुम उनको अलग करने की कोशिश करो, तो अगर वो उसमें तुमको खा गया तो इसमें कोई लाइबल नहीं होगा। ठीक है, अब अगर मैं इसमें बात करूं एक्ट ऑफ गॉड की, तो एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता। जैसे आपकी नेचुरल कैलामिटीज, जैसे आपका एक्ट ऑफ गॉड, जिससे हमने बहुत सारे भूकंप देखे हैं, बिल्डिंग गिर जाती हैं, हमें नहीं पता होता ना उस लॉस के बारे में, हमें नहीं पता होता उस डैमेज के बारे में कि वो हमें आगे इन फ्यूचर इनकर्ड हो सकता है। उसी को हम कहते हैं एक्ट ऑफ गॉड, मीनिंग loss caused solely by the natural force which are extraordinary and unavoidable and for which no human foresight or care can provide। भाई इसमें तो किसी की गलती ही नहीं है क्योंकि एक्ट ऑफ गॉड है, नेचुरल कैलामिटीज है, नेचुरल फोर्सेस हो गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट हो गया, ह्यूमन इंटरवेंशन एब्सेंट है। भाई हमने नहीं कर, अगर कहीं पे बाढ़ आ जाती है, वहां पे बारिश हो रही है और वो बारिश नेचुरली हो रही है, किसी उसके पीछे कोई साइंटिफिक वो नहीं लगा है कि मतलब किसी ने, आजकल तो बहुत सारी नई नई रिसर्च हो चुकी हैं जिससे कि आपकी बारिश भी, अब तो मैंने देखा है कि आप करवा सकते हो कहीं से भी, तो क्योंकि हमारी साइंस इतनी आगे पहुंच गई है। लेकिन तो मतलब बारिश हो रही है और आप मतलब इसमें कोई बंदा इन्वॉल्व नहीं है, कोई ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं है, तो ये और गॉड में निकालते हैं, earthquake, flood, cyclone, lightning, storm, etc. अब केसेस जो जिसमें थे वो था एक निकल्स वर्सेस मार्शलैंड।
इसमें था Nichols versus Marshall. Extraordinary rain burst artificial lakes and destroyed the plaintiff's bridges. It was held to be an act of God and defendant was not liable. भाई उसने क्या कहते हैं, कोई बहुत सारी आर्टिफिशियल इसके अंदर वो हुई, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेन हुआ, जो कि इसने एक अपना एक लेक बना रखा था, आर्टिफिशियल लेक, जिससे इसकी वजह से क्या हुआ कि आर्टिफिशियल सॉरी मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेन हुई, काफी सारी बारिश हुई। अब उसके अंदर क्या हुआ, उसने वहां पे एक आर्टिफिशियल लैंड था, सॉरी आर्टिफिशियल लेक था, अब उसके अंदर पानी भर गया ज्यादा। अब इससे क्या हुआ कि मतलब जो प्लेंटिफ ने अपना ब्रिज बनाया था उससे, वो उसका खराब हो गया, लेकिन इसके लिए कोई लाइबल नहीं होगा क्योंकि ये एक्ट ऑफ गॉड है। ये हाँ, किसी ह्यूमन ने वो बारिश कराई नहीं है, ये भगवान जी ने कराई है। फिर अगर मैं बात करूं इसके इम्पोर्टेंट इसमें, अगर मैं इसके उसमें इम्पोर्टेंट इसमें कराऊं, बात करूं कि एक हम बात करते हैं प्राइवेट डिफेंस, वो भी एक टॉट नहीं होता, ये भी डिफेंस होता है, जनरल डिफेंस फॉर द टॉट। अगर कोई रॉन्ग एक्ट हुआ है तो ये एक जनरल डिफेंस है इस चीज का कि भाई अ पर्सन में यूज रीजनेबल फोर्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, अनदर पर्सन और प्रॉपर्टी फ्रॉम इमिनेंट डेंजर। मतलब एक बंदे ने अगर कोई एक्ट किया या एक बंदे ने किसी के लैंड में घुस गया या कोई भी रॉन्ग एक्ट किया, लेकिन उसका जो इंटेंशन था वो ये था कि मेरी प्रॉपर्टी बच जाए, सामने का नुकसान बच जाए, तो इसको ये दिस इज अ गुड डिफेंस इन टॉट। तो इसके लिए इमीडिएट थ्रेट, रीजनेबल फोर्स ओनली, नो एक्सेसिव फोर्स। फॉर एग्जाम्पल इफ ए अटैक्स बी, बी कैन यूज रीजनेबल फोर्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, एक्सेसिव फोर्स इज नॉट अलाउड। मतलब एक बंदा मेरे को मारने के लिए आ रहा है और मैं भाई अब ऐसे में खड़ी तो नहीं रहूंगी, मैंने उसको पुश किया ताकि मैं भाग सकूं, तो इसी को हम कहते हैं प्राइवेट डिफेंस। अब आगे अगर हम चलें तो there are some specific torts, there are some specific torts. वन इज नेग्लिजेंस, जो हम अभी ऊपर डिस्कस करके आ रहे हैं, भाई टॉट किस प्रकार के होते हैं। तो अभी मैं आपको एक स्पेसिफिक टॉट समझाऊंगी, जैसे हो गया आपका नेग्लिजेंस, नर्वस शॉक, न्यूसेंस, ट्रेसपास, असॉल्ट, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, डिफर्मेशन। ओके, सो जब हम नेग्लिजेंस की बात करते हैं तो नेग्लिजेंस से हम क्या मतलब समझते हो आप, जब हम नेग्लिजेंस की बात करें तो नेग्लिजेंस से क्या क्या मतलब आता है। नेग्लिजेंस का मीनिंग होता है डूइंग ऑफ समथिंग विच अ रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन वुड नॉट डू, कि भाई कुछ ऐसा करना कि जो भी अपनी ड्यूटीज को समझता है, जो भी चीजों को अपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता है कि हमें अपना वर्क कैसे करना है, बट पर वो कर नहीं रहा है। द रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन इज नॉट डूइंग दैट। सेकेंड, द फेलियर टू डू समथिंग विच अ रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन वुड डू अंडर लाइक सर्कमस्टांसेस, जिसमें मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था अभी ऊपर, मेडिकल नेग्लिजेंस। मेडिकल नेग्लिजेंस आपकी कहती है कि आपने डॉक्टर ने अपना काम पेशेंट के प्रति अच्छे से नहीं किया। तो जो एसेंशियल्स ऑफ कॉजिंग नेग्लिजेंस होता है वो ये होता है, डिफेंडेंट ओड अ ड्यूटी ऑफ केयर। भाई आपको मैं हॉस्पिटल में आया हूं, मैं एडमिट हूं, भाई डॉक्टर को मेरी केयर करनी पड़ेगी। देयर वॉज अ ब्रीच ऑफ द ड्यूटी ऑफ केयर, अगर ब्रीच हुई तो नहीं। फिर हार्म सफर्ड वॉज कॉज्ड, भाई अगर मुझे नेग्लिजेंस की वजह से अगर आपने ड्यूटी नहीं करी है, अगर इसकी वजह से आपकी ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो रही है, या और थर्ड अगर इससे मुझे कुछ हार्म हो रहा है, इससे जो बेटा हार्म हुआ वो पेशेंट को हुआ, उसकी तबीयत खराब हुई जब डॉक्टर ने अपना काम अच्छे से नहीं किया। फिर अगर नेग्लिजेंस में
नेग्लिजेंस में टेस्ट ऑफ फोर्सेबिलिटी की अगर हम बात करें, whether the defendant owes a duty to the plaintiff or not depends, मतलब या तो डिफेंडेंट जो है वो ओ करे कि भैया वो उसका काम था, या फिर वो ये कह दे कि भैया ये तो मेरा काम ही नहीं था। फिर if at the time of the act or omission the defendant could reasonably foresee injury to the plaintiff, he owes a duty to prevent that injury and failure to do that makes him liable। मतलब उसे पता था कि वो उस काम को कर सकता है, लेकिन फिर भी उसने नहीं किया, वो फिर भी फेल हो गया करने में, तो हम क्या कहेंगे, तो भी उसमें डिफेंडेंट को वो लाइबल होगा। नो लीगल अकाउंटेबिलिटी व्हेन इंजरी इज नॉट फोर्सेबल, अगर इंजरी दिख नहीं रही है तो कोई भी लाइबिलिटी आपकी नहीं बनेगी इसमें। इसी को हम कहते हैं टेस्ट ऑफ फोर्सेबिलिटी। आप इसको चेक कैसे करोगे कि भाई नेग्लिजेंस हुआ है, इन 3 पॉइंट्स के थ्रू करेंगे। अब अगर मैं इसमें एक एग्जाम्पल बताऊं, एक्स बोर्डेड अ ट्रेन विच हैड जस्ट स्टार्टेड मूविंग but kept the door of the carriage open. The door opened outside and created a danger to those standing in the platform. The plaintiff, a porter who was standing on the edge of the platform, was hit by the door and injured. It was held that defendant was liable because a person boarding a moving train owed a duty of care to person standing near it on the platform. ये कहना चाह रहे हैं इस बात से, भाई मैं ट्रेन में चढ़ी, ट्रेन में चढ़ते ही मैंने उसका दरवाजा जो था ना वो ऐसे खोल के, बिल्कुल खोल के मैं उसमें चढ़ गई, लेकिन भाई मेरी ही तो ड्यूटी है ना उसको बंद करना। अगर आगे वो किसी चीज पे लग जाए या किसी दूसरे बंदे को लग जाए तो उसकी लायबिलिटी कौन होल्ड करेगा, मैं होल्ड करूंगी। यही इस एग्जाम्पल में बात भी कही है। तो नेग्लिजेंस कहीं कहीं ना क्या होता है, हमारा ना कहीं कहीं सिविक सेंस, जैसे आप जब भी एमपी गए होगे तो आपने देखा होगा कि वहां पे ना कूड़ा फेंकना बाहर मना है, तो दैट इज अ रॉन्गफुल एक्ट, क्योंकि वो चीज मना है, क्योंकि इट इज अ क्लीनेस्ट सिटी। इंदौर में, एमपी के अंदर इट इज अ क्लीनेस्ट सिटी, तो भाई आप वहां पे, तो यहाँ पे आपकी सिविक सेंस लगनी चाहिए, समझ रहे हो आप। अब अगर मैं बात करूं एक और टॉट के बारे में, तो वो हो सॉरी इसी में हमारे 2 चीजें और हैं कि भाई डॉक्ट्रिन ऑफ रेस इज फॉलिकेटर, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इसे मत छोड़ के जाना बिल्कुल भी। द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, जो चीजें अपने बारे में खुद बताती हैं, जैसे एग्जाम्पल, द एक्सीडेंट इज ऑफ सच अ नेचर दैट वुड नॉट हैपन इन द एब्सेंस ऑफ नेग्लिजेंस, द इंस्ट्रूमेंटैलिटी कॉजिंग इंजरी वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द डिफेंडेंट एंड द प्लेंटिफ डिड नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द कॉज। भाई कोई भी जब इमरजेंसी होती है तो हमारा सबसे पहला जो भरोसा होता है वो हमारे डॉक्टर्स के ऊपर होता है। जब हम डॉक्टर्स के इसमें बात करते हैं कि भाई अगर मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, हम मुझे क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरे को कोई चक्कू लग गया, लेकिन डॉक्टर को पता है कि भाई अब मैं इसके ऊपर क्या कहते हैं, जब इसको सिलूंगा तभी इसका खून रुकेगा, तभी इसकी स्किन दोबारा से बन पाएगी वहां पे, लेकिन डॉक्टर ने नहीं किया, डॉक्टर बहुत आराम से बैठा हुआ है, तो इसमें क्या हुआ, थिंग्स आर स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ। आप दिख रहा है कि डॉक्टर अपना काम नहीं कर रहा, उसको सिर्फ स्टिचेस मारने थे और उसने नहीं मारे। अब अगर हम बात करें इसमें एक और इसके ऊपर है, जिसमें आता है जिसमें आता है कॉन्ट्रीब्यूटरी टू नेग्लिजेंस, जिसका मतलब है इफ द प्लेंटिफ इज ऑल्सो पार्टली नेग्लिजेंट द कॉम्पनसेशन मे बी रिड्यूस्ड। सेक्शन ऑन कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस इज नॉट कोडिफाइड इन इंडिया बट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट। भाई अब अगर मुझे पता है, मैं इसके ऊपर एक सिंपल सा एक वो बताऊंगी, अगर जैसे मुझे पता है कि भाई ये स्टिचेस लगने हैं मुझे, जो मेरा हाथ कटा है इससे मुझे, लेकिन मैं डॉक्टर को काम ही नहीं करने दे रही हूँ, इसमें मेरी मतलब मैं उसको कॉपरेट ही नहीं कर रही हूँ, मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं करवाना, मुझे तो ऐसे ही जाना है,
तो इसके अंदर क्या होता है, आपका कॉम्पनसेशन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि इसमें आपने खुद भी विलिंगली पार्टिसिपेट किया है। अब अगर मैं नर्वस टॉक के बारे में बात करूं, जो कि हमारा एक ये अगेन न्यू स्पेसिफिक टॉट है, जो कहता है कॉजिंग मेंटल हार्म। भाई आप मेरे दिमागी संतुलन पे अटैक कर रहे हो। देयर मस्ट बी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव इंटेंट टू कॉज साइकोलॉजिकल हार्म। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे गेम्स आ गए हैं मार्केट में कि बच्चों को अगर वो फोन ना दिया जाए, वो गेम ना खेलने दिया जाए, तो वो सुसाइड कर लेते हैं अगर उनको फोन ना नहीं मिल रहा है। कुछ ऐसे नए नए गेम्स हैं मार्केट में जिसे हम, दिस इज ऑल्सो सिविल रॉन्ग, उसी के बारे में है ये नर्वस शॉक। अब रिक्वायरमेंट्स यूज टू एस्टैब्लिश लाइबिलिटी फॉर नर्वस टॉक। अब इसकी लाइबिलिटीज क्या क्या है? इसकी जो लाइबिलिटीज है वो है द क्लेमेंट मस्ट परसीव अ शॉकिंग इवेंट विद देयर ओन अनएडेड सेंस। मतलब उसे ये उसके अनएडेड सेंस से उसको वो पता चलना चाहिए कि जैसे या तो उसने देखा हो या उसने सुना हो, तब उसको वो शॉक लगा। अब दूसरा, द क्लेमेंट मस्ट हैव अ सफिशिएंटली प्रोक्सिमेट रिलेशनशिप टू द विक्टिम। भाई उसमें आपका और सामने वाले का कोई रिलेशन होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि नर्वस शॉक हुआ है। फिर इट मस्ट बी रीजनेबली फोर्सिएबल दैट साइकेट्रिक हार्म कुड बी कॉज टू द सच पर्सन। और सामने वाले को दिखना चाहिए कि उस बंदे को मानसिक संतुलन की परेशानी पहुंचाई जा रही है, ये दिखना चाहिए। इट मस्ट बी रीजनली फोर्सिएबल कि भैया इसको साइकेट्रिक हार्म कराया जा रहा है, तभी लाइबिलिटी ऑफ नर्वस शॉक बनेगा। अब अगर मैं इसमें नीचे आऊं नर्वस शॉक में, तो एक केस भी है आपका, दैट इज ये बुरहिल वर्सेस यंग। अब ये केस क्या कहता है? ये केस कहता है द प्लेंटिफ, a woman while getting out of a tram car heard of an accident but could not see the same as her view was obstructed by a tram car। भाई उसने सुना, उसने देखा नहीं कि भैया उसकी ट्राम कार से एक्सीडेंट हुआ है। फिर the accident which occurred and a negligent motorcyclist has been in the accident which and occurred a negligent motorcycle has been killed. Two, after the body of the motorcyclist has been removed, the woman happened to go to the scene of the accident and saw the blood on the road. As a result of the same, she suffered nervous shock and gave birth to the stillborn child. The House of Lords held that deceased could not expected to foresee any injury to the plaintiff and therefore he did not owe any duty of care to her. अब ये आपसे ये कहना, आपको इसमें मेरा ना कुछ बोर्ड का प्रॉब्लम हो रहा है इसमें बार बार, तो प्लीज एडजस्ट कि जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो ये आपका बेसिकली एक नर्वस शॉक का केस है। ये आप इसका ध्यान रखना कि बोरेल वर्सेस यंग में अगर कोई नर्वस शॉक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो यही क्वेश्चन आएगा। अब अगर मैं दूसरे उसकी बात करूं तो अगर मैं इसके लिए बात करूं तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज न्यूसेंस। न्यूसेंस का मतलब होता है एन अनलॉफुल इंटरफेरेंस। भाई with a person use or enjoyment of land or some rights act interfering with the comfort, health or safeties।
कि जैसे न्यूसेंस में होता है सिविल, प्राइवेट, पब्लिक, क्राइम। ये मैंने इसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, इसको देखना कि सिविल अनरीजनेबल इंटरफेरेंस विद द यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ लैंड, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट। मतलब अगर आपकी कोई अपनी लैंड है और उसके अंदर कोई इंटरवीन कर रहा है, उसके अंदर आकर के कुछ ट्रेसपास कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड सिविल। अब वही एक्ट ऑफ अफेक्टिंग द पब्लिक एट लार्ज और सम कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ इट, तो हम कहते हैं पब्लिक में हो रहा है, तब इसको हम क्राइम कहेंगे, इस न्यूसेंस को। फिर इसके ऊपर आपका एक केस है राधे श्याम वर्सेस गुर प्रसाद। इसमें ये हुआ, plaintiff filed a suit against Radhesham and others for a permanent injunction to restrain them from the installing and running a flour mill in their premises, कि भाई आप मेरे premises में flour mill नहीं कर सकते हो। फिर it was held that substantial addition to the noise in the noisy locality by the running of the impugned machine seriously interfered with the physical comfort of the plaintiff and as such it amounted to nuisance and the plaintiff were entitled to an injunction against the defendant। तो इसके अंदर जो आपने देखा राधे श्याम की, उसके अंदर नॉइज और इन सब चीजों की वजह से न्यूसेंस हो रहा था। तो ये केसेस ध्यान रखना। अगर अब मैं नीचे आऊं और बात करूं डिफेमेशन के बारे में, मैंने आप लोगों को बताया इंजरी टू अनदर पर्सन्स रेप्यूटेशन। आप किसी की रेप्यूटेशन को हार्म नहीं कर सकते विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। अगर आपके पास कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है उसके रिगार्डिंग, तो आप किसी की भी रेपुटेशन को हार्म नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड डिफेमेशन। अब इसमें हम एसेंशियल्स पहले समझते हैं। डिफेमेशन के एसेंशियल्स क्या हैं? वो है स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी। देखो ये रहा, स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी। भाई डिफेमेटरी होना चाहिए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मस्ट बी रेफर टू द प्लेंटिफ। भाई जिसकी मानहानि कर रहे हो उसको रेफरेंस होना चाहिए उसका। स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड। अब मैं बताती हूँ, जो हमारे डिफेमेशन का टाइप होता है ना, इसमें दो टाइप होते हैं। पहले स्लेंडर एंड लाइबल। स्लेंडर मतलब होता है आप किसी की मानहानि कर रहे हो अपने शब्दों के द्वारा, बाय वर्ड्स और जेस्चर्स। गंदे गंदे मतलब आपने किसी के ऊपर रेपिटेटिवली आप अपने, अगर आप जैसे कुछ अब्यूज भी कर रहे हो तो आपने फिंगर्स दिखा के कर रहे हो, या फिर आपने हैंड जेस्चर ऐसा बनाया जिसका मीनिंग वही होता है, दैट इज कॉल्ड स्लेंडर। अगर हम लाइबल की बात करें, इट इज अ परमानेंट फॉर्म, एग्जाम्पल राइटिंग एंड प्रिंटिंग। जैसे हम लोग पब्लिश करवा दें किसी चीज को, भाई मुझे किसी सामने वाले से दिक्कत है, भाई मैंने उसके बारे में न्यूज़पेपर पे लिखवा दिया आपने, दिस इज कॉल्ड डिफेमेशन विच इज रॉन्ग, गलत तरीके का लिखवाना। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके ऊपर एक केस है जो कि है आपका रामधारा वर्सेस फूलाती बाई। अब इसमें क्या, इट हैज बीन हेल्ड दैट द फॉल्स इम्प्यूटेशन by the defendant that plaintiff, a widow of 45 years, the illegitimate wife of a certain person। भाई एक बंदे ने दूसरे बंदे के ऊपर इसके अंदर ये कर दिया कि भाई उसने एलिगेशंस लगा दिए कि भाई इसका तो कहीं 45 इयर्स जो इसकी विडो वाइफ है, ये इट्स अ इलेजिटिमेट वाइफ, मतलब ये मतलब लेजिटिमेट नहीं है। is not a mere vulgar abuse but a definite imputation upon her chastity and thus constitutes the defamation। भाई आप किसी को भी थोड़ी ना जा करके ऐसे कह दोगे कि भाई ये तो मेरी legitimate wife नहीं है, जबकि वो widow है। she is not a legitimate wife of this person and she is a widow, so it is a defamation, it is a, आप किसी की reputation को harm कर रहे हो इसके अंदर। फिर इसके अंदर मैंने कुछ और एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जैसे even X is a saint might be a slender if the statement was understood to refer the criminal gang known as the saints। The statement that a lady has given birth to a child is defamatory when the lady is unmarried। भाई आपने किसी के ऊपर ये बोल दिया कि भैया she is pregnant
और आपने ये बोल दिया कि भाई इस बंदी ने एक इस बच्चे को जन्म दिया जबकि वो मैरिड ही नहीं है, तो ये भी एक रॉन्ग एलिगेशंस हैं। आप एलिगेशन लगा रहे हो, आप मार्केट में किसी को डिफेम कर रहे हो। फिर the statement that an ex like his father but may be defamatory if it is likely to convey the impression that he is a cheat like his father. This is all are defamatory explanations. The statement that a lady has given birth to child is defamatory when the lady is unmarried. I think this is the same. इसको मत देखना। फिर एक्सेप्शंस टू डिफर्मेशन, डिफर्मेशन के एक्सेप्शंस क्या हैं? एक्सेप्शंस हैं imputation of truth which public good requires to be made or published, public conduct of a public servant। क्या पता क्या कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि पुलिस वाले आपको चोर को पकड़ने के लिए ऐसा कुछ कंडक्ट करते हैं जिसका या फिर उसको डिफेम कर रहे होते हैं, तो दीज आर द एक्सेप्शंस। फिर conduct to any person touching any public question, publication of reports of proceeding of courts कि भैया कोर्ट में कोई जजमेंट आया एंड वो किसी और के लिए डिफेमेटरी कैसे हो गया। फॉर एग्जाम्पल कि भाई किसी कोई कोर्ट ने एक केस, जब राम मंदिर का केस किया था तो उसमें ऑलरेडी हिंदू को इन्वॉल्व कर दिया था या हिंदू के ऊपर बात आ गई थी, तो इट इज नॉट कॉल्ड क्या कहते हैं जो पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट, दैट इज अ प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट, तो आप इसको डिफेमेशन में नहीं ले सकते। फिर मेरिट्स ऑफ केस डिसाइडेड इन कोर्ट्स और कंडक्ट ऑफ विटनेस, मेरिट्स ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस, सेंसर पास इन गुड फेथ बाय पर्सन हैविंग लॉफुल अथॉरिटी, accusation preferred in good faith to person having lawful authority, imputation made in good faith by person having lawful authority, these all are the same points, these are all are the same points। फिर अगर अब हम इसमें बात करें ये तो केस रिपीटेड ही है इसमें, अब एक चीज एक टॉपिक और समझना इसके अंदर, लाइबिलिटी। टॉर्ट में जो लाइबिलिटी होती है, 3 टाइप की लाइबिलिटी होती है। पहली स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी, ठीक है। अब इसमें जो लाइबिलिटी बेस्ड ऑन फॉल्ट है, मतलब पर्सन इज लाइबल ओनली फॉर द हार्म कॉज्ड बाय हिम ड्यू टू हिज ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी, मतलब पर्सन सिर्फ तब लाइबल होता है कि भाई जब उसने कुछ हार्म कॉज किया हो, ठीक है, हार्म कॉज किया हो, जब उसके द्वारा कोई हार्म कॉज हुआ हो, क्योंकि जो उसको ड्यूटी करनी थी लेकिन उसने वो ड्यूटी नहीं करी, तब हम कहते हैं लाइबिलिटी बेस्ड ऑन फॉल्ट। अब अगर मैं बात करूं, इसमें एक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको ऑलरेडी डिफर कर दिया कि 3 टाइप की लाइबिलिटी होती हैं, जिसमें even if the defendant was not negligent or did not intentionally cause the harm or he was indeed careful, yet he is made liable for the damage caused under this rule। अब इसके essentials पहले देखो। A person his land must have brought some dangerous thing। भाई जो भी बंदा कुछ डेंजरस आइटम को लेकर के आ रहा है उसकी लैंड में, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बन सकती है, क्योंकि उससे उसका इंटेंट दिख रहा है। फिर इट मस्ट बी नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, द थिंग्स दस बॉट और केप्ट बाय अ पर्सन ऑन हिज लैंड मस्ट एक्सपोज एंड कॉज डैमेज, उससे आपका कुछ डैमेज होना चाहिए। फिर अब अगर हम बात करें, इसमें एक बहुत ही फेमस केस है रेलेंट्स वर्सेस फ्लेचर। इसके अंदर क्या था, द डिफेंडेंट कंस्ट्रक्टेड अ ह्यूज रिजर्वॉयर ऑन हिज लैंड फॉर प्रोवाइडिंग वाटर टू हिज मिल। The defendant was not aware that just next to his reservoir there were some unused mine shafts। समझना है इस बात को धीरे धीरे। The water burst through the reservoir into the shaft and flooded the plentiful coal mines in the adjoining land। Court held defendant liable because if a person brings a potentially dangerous thing on his land and if such things escapes and cause damage, then such person should be responsible even if he was not negligent। इसमें सिंपल सा कोड ये कह रहा था इसमें कि भाई अगर आप कोई डेंजरस सामान लेकर के आओगे अपनी उस लैंड पे और रखोगे,
तो भाई आप लाइबल हो गए जिसके अंदर। तो ये वाला जो केस है अपना बिल्कुल ध्यान से याद करके जाना। एंड सेकंड, फिर इसके जो एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस ऑफ द रूल ऑफ द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, दैट इज एक्ट ऑफ गॉड, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्ट ऑफ गॉड जिसको हम विस मेजर भी कहते हैं। तो याद रखना विस मेजर करके भी हम एक्ट ऑफ गॉड को कहते हैं। प्लेंटिव्स कंसेंट होनी चाहिए, तभी हम ये एक्सेप्शंस है स्ट्रिक्ट उसकी। प्लेंटिव्स ओन फॉल्ट होना चाहिए, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी होना चाहिए, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होनी चाहिए। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मैंने आपसे ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कस करी है। तो दीज ऑल आर द एक्सेप्शंस ऑफ द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। फिर अगर मैं बात करूं एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के बारे में, इसका मीनिंग होता है देयर आर नो डिफेंस टू इट। भाई इसका कोई डिफेंस ही नहीं है एब्सोल्यूट, इसमें आपकी पूरी की पूरी गलती आपकी है। जैसे द इफेक्ट देयर आर एब्सोल्युटली नो एक्सक्यूजेस फॉर द हार्म कॉज्ड। भाई जो मुझे दिक्कत हुई उसका कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। लेकिन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में देयर आर सम, ऊपर वाले में देयर आर सम एक्सेप्शंस गिवन। अब इसमें जैसे इसमें एक सबसे बड़ा केस था भोपाल ट्रेजेडी। भोपाल ट्रेजेडी इज द बिगेस्ट केस जो सबको पता है, दैट इज ऑल अबाउट एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। उसमें पूरी की पूरी संपूर्ण गलती, लाइबिलिटी उनकी है, वो लोग लाइबल होंगे इस चीज के लिए। तो इसमें एक केस था एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का, 1987 में ये केस आया, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये बताता था द केस डेल्ट विद द लीकेज ऑफ द पॉइजनस एलियम गैस फ्रॉम वन ऑफ द यूनिट्स ऑफ द श्री राम इंडस्ट्री इन दिल्ली, and as a result for which several people were injured, that the court held that irrespective of any lack of negligence or intention, the defendant was absolutely liable for the damage caused. They said that in this rule of absolute liability there are no defenses available as a strict liability rule. The court said person who carries on a such extremely dangerous activity in such responsible for any harm that may flow from such activity। इसका मतलब ये था आपको अपनी पूरी गलती इसमें माननी पड़ेगी। भाई आपके यहाँ पास से कैसे एक इतनी हार्मफुल गैस, इतनी पॉइजनस गैस रिलीज हो गई। तो ये केस वहां का है। इसे मैंने आप लोगों के लिए इस पे सारे केसेस बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दिए हैं, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने में। फिर एक था हमारा, एक और केस था इसके अंदर, दैट इज भोपाल गैस लीक केस एंड द यूनियन कैबिनेट कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991। तो इसके अंदर ये हुआ द भोपाल गैस ट्रेजेडी इज टिल डेट द वर्ल्ड वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर। ये डिजास्टर था ये। It occurred in December of 1984 at भोपाल in मध्य प्रदेश। देखो जो हमने रीजनिंग के क्वेश्चंस देखे हैं ना AIB 22 में, हो सकता है वो आपको ये फैक्ट्स दे दें और उसमें से आपको क्वेश्चंस टिक मार्क करने हो कि कौन सा केस है इसका। तो इसमें क्या था कि द ट्रेजेडी वाज अ रिजल्ट ऑफ द लीक ऑफ द मिथाइल आइसोसिनेट MIC गैस फ्रॉम द यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड UCIL की तरफ से। ये जो गैस थी मिथिल आइसोसिनेट MIC गैस, ये लीक हो गई थी। फिर ऑन द नाइट ऑफ December 2-3 1984 देयर वाज अ लीक ऑफ द MIC। ये मिथाइल आइसोसिनेट लीक हो गई थी वहां से गैस। All around the city of Bhopal, people were exposed to this gas, and the immediate effect of inhaling the gas were coughing, vomiting, severe eyes irritation, and feeling of suffocation. Thousands of people died, मर गए थे लोग इसके बाद। फिर the court applying the principle of the absolute liability held the company is liable and ordered it to pay exemplary compensation to the victims and their employees। जिसको भी इसकी वजह से नुकसान पहुंचा है उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा। फिर अगर अब इसमें मैं बात करूं कि डिफरेंस क्या होता है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का, क्या डिफरेंस है। देखो
स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो तुम्हारी अराइज होती है ना फ्रॉम द नेचुरल यूज ऑफ लैंड होती है कि भैया तुम्हारी अपनी ही जगह थी, जैसे रेल एंड फ्लेचर के उसके अंदर केस में लिखा था, अपनी जगह पे तुमने काम किया लेकिन उससे हानि दूसरी व्यक्ति को हो रही है, दूसरी जगह को हो रही है। फिर स्ट्रिक्ट हमारी एब्सोल्यूट, पहले हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के बारे में बात करते हैं। फिर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी सब्जेक्ट टू सम डिफेंसेस, इसमें मैंने आप लोगों को कुछ एक्सेप्शंस बताए थे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के कि एक्ट ऑफ गॉड हो गया या दूसरी चीजें हो गई, ऊपर मैंने आपको सारे डिस्कस किए, तो इसमें आपको डिफेंस मिलता है। जनरली सब्सटैंशियल डैमेजेस आर अवॉर्डेड, भाई कुछ डैमेजेस के लिए आपको इसमें मिलेगा, सारा का सारा इसके अंदर कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है। फिर अगर हम वही बात करें एब्सोल्यूट लायबिलिटी के बारे में, दैट लायबिलिटी अराइज ड्यू टू हजार्डियस एक्टिविटी बाय एन इंटरप्राइज, जब कोई इंडस्ट्री के थ्रू ऐसा होता है या कोई भी किसी कंपनी के द्वारा ऐसी चीजें हो रही हैं जिसके अंदर पूरी पूरी इंटरप्राइजेस की इन्वॉल्वमेंट है, तब ये जो लायबिलिटी होती है वो एब्सोल्यूट लायबिलिटी मानी जाती है। वहां पे देयर इज नो डिफेंस फॉर द एब्सोल्यूट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आपको डिफेंस मिलेगा, एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कोई डिफेंस नहीं होता। फिर along with substantial exemplary damages are awarded depending upon the nature of the activity and the enterprises। फिर देखो अभी इसमें जो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है ना, वो हमारा बचता है वाइकेरियस लायबिलिटी। मैंने आपसे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी डिस्कस कर लिया, एब्सोल्यूट लायबिलिटी डिस्कस कर लिया, अब मैं डिस्कस करूंगी वाइकेरियस लायबिलिटी क्या होती है। वाइकेरियस लायबिलिटी होती है जिसमें पहले हम इसका जनरल रूल समझेंगे, फिर हम इसका वीसी जनरल रूल समझेंगे। जनरल रूल कहता है पर्सन इज लाइबल फॉर हिज ओन रॉन्गफुल एक्ट ओनली, कि भैया जो मेरी गलती है ना मैं उसके लिए ही सिर्फ लाइबल हूं, इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रहे हैं इसमें। फिर लाइबिलिटी ऑफ वन पर्सन फॉर द एक्ट डन बाय द अनदर पर्सन। फिर इसके अंदर अगर हम बात करें वाइकरी लाइबिलिटी, जो हम आपकी वाइकेरियस लाइबिलिटी है दो प्रिंसिपल्स के ऊपर बनी हुई है। देयर आर टू प्रिंसिपल्स ऑन द वाइकेरियस लायबिलिटी विच इज, ये डॉक्ट्रिन्स याद कर लेना, नीचे मैं इसमें मैंने मेंशन किया है तो ये याद कर लेना। क्वी फेसिट पर, एल्यूमिनियम फेसिट पर से, और रिस्पोंडेंट सुपीरियर, इसका मतलब होता है वन हु डज एन एक्ट थ्रू अनदर डीम्ड इन लॉ टू डू इट हिमसेल्फ। सो रिस्पोंडेंट सुपीरियर का मतलब होता है लेट द प्रिंसिपल बी लाइबल। फिर इसके बारे में बात करूं मैं, इसके अंदर मैंने एक एसेंशियल एलिमेंट्स भी लिखे हैं, ये आपके आते हैं लीगल रिलेशनशिप में मास्टर एंड सर्वेंट एम्प्लॉयर। इसके अंदर हम बात करेंगे मास्टर कौन होता है, सर्वेंट कौन होता है, एम्प्लॉयर कौन होता है, एम्प्लॉय कौन होता है, प्रिंसिपल एंड एजेंट के बारे में, पार्टनर्स के बारे में। दीज आर द लीगल रिलेशनशिप ऑफ द वाइकेरियस लायबिलिटी। फिर उसके बाद आता है इसके बाद आएगा क्या कहते हैं रॉन्ग इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब वाइकेरियस लायबिलिटी बेटा उसके लिए होती है जैसे आपने अपने घर में कोई सर्वेंट रख रखा है, ठीक है, अब आप उसके एम्प्लॉय हो या आप प्रिंसिपल हो, तो ये वाइकेरियस लायबिलिटी आपकी तब बनती है, ये आपका तब एक टॉर्ट कमिट होता है। जैसे मास्टर हैज डायरेक्टली ऑथराइज द एक्ट टू द सर्वेंट, मतलब मैंने कहा कि ये बंदा ये काम करेगा लेकिन वो जा करके गलत करके आ गया, तो उसकी जो पूरी पूरी लायबिलिटी होगी वो मेरी होगी अगर मेरे ऑर्डर्स पे वो गया है करने के लिए। Act comes within a group of acts that the master impliedly requires a servant to perform. Authorized act done wrongly, delegation of authority, prohibited but related acts, carelessness of servants while doing under apparent authority. मेरी अथॉरिटी में अगर वो बंदा कुछ गलत करके आता है तो भैया उसके लिए वाइकेरियस लायबिलिटी मेरी होगी, सर्वेंट की नहीं होगी। फिर these are the all things, there are three liabilities I have discussed with you। मैंने ऑलरेडी आपके साथ ये तीन liabilities डिस्कस करी हैं, एब्सोल्यूट, स्ट्रिक्ट एंड ये वाइकेरियस लायबिलिटी, विच इज क्वाइट इजी। ओके, तो अब आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। वाइकेरियस लायबिलिटी का एक लास्ट पॉइंट बचा है ऑफ द स्टेट, सॉवरेन फंक्शन, नॉन सॉवरेन फंक्शन, फंक्शंस ऑफ स्टेट फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। आपको किसी भी कोर्ट में जाकर के आंसरेबल नहीं होना है।
फिर मेंटेनेंस ऑफ डिफेंस फोर्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ, मशीनरी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब चीजों में आप कोर्ट को लाइबल नहीं होते हो, ठीक है, यू आर नॉट आंसरेबल टू द कोर्ट फॉर ऑल दीज मेंटेनेंस। फिर नॉन सॉवरेन फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस विच कैन बी कैरिड आउट बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल विदाउट एनी डेलीगेशन ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट। भाई की प्राइवेट इंडिविजुअल ने विदाउट एनी डेलीगेशन क्या कहते हैं, फंक्शंस विच कैन बी कैरिड आउट बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल, जो प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा वो फंक्शंस हो रहे हैं विदाउट एनी डेलीगेशन ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट। इसका होता है फंक्शंस रिलेटिंग टू ट्रेड, बिजनेस, कॉमर्स एंड द वेलफेयर एक्टिविटीज। फिर अगर मैं इसके नीचे आऊं, मैंने आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट केस दे रखे हैं, अभी फटाफट हम लोग डिस्कस करेंगे। रिगलेंट फ्लेचर पे अपन ने अभी डिस्कस किया, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पे अपन ने अभी ऊपर देखा, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी बताई गई थी। दोनों की वर्सेस स्टीवेंसन में बात करी हमने नेग्लिजेंस ड्यूटी ऑफ केयर के बारे में। हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब में बात करी नेग्लिजेंस के बारे में। ग्लुसेस्टर ग्रामर स्कूल केस डैमनम साइन इंजूरिया। उषाबेन वर्सेस भाग्य लक्ष्मी केमिकल वर्स एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लाइबिलिटी इन टॉर्ट। एशबाई वर्सेस वाई कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। फिर आपका ये आ गया स्टेनली वर्सेस पॉल इनएविटेबल एक्सीडेंट। बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक प्राइवेट डिफेंसेस। हैमर वर्सेस ब्रांड स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभागवती रेस स्पेलुकेटर। कंसोलिडेटेड कोर वर्सेस कुर्तीज प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। वेगन माउंट केस टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट। PO and Navigation Company versus Secretary of State for India. State cannot be held liable for the execution of sovereign functions. State of Rajasthani versus Vijayawati. Liability of the state is not limited to the sovereign function. Kasturi Lal versus State of UP. State is not liable for the sovereign function. Rudal Saha versus State of Bihar. Damages for the illegal detention in prison. अब देखो ये सब तो हमारा हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इसको देख लेना एक बार जो मैंने आपको इसमें दिए हैं। अब देर आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं AIB 19-20-21 में आए थे, वो हम फटाफट डिस्कस करेंगे। तो दैट इज योर द एब्सोल्यूट लाइबिलिटी पे आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है। विच PIL केस रिलेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर्मुलेट द प्रिंसिपल ऑफ absolute liability? This is basically a PIL question, but it is related to the absolute liability. तो इसका जो आंसर था हमारा था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अंदर A आपका दिया भी है, A is your right answer। फिर इसमें एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको मैं ये भी दिखाना चाह रही हूँ कि पैटर्न कैसा आ रहा है AIB 22 में। फिर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया है, क्या कहते हैं ये वाला, लिस्ट एक्ट ऑफ गॉड, कंसेंट, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, दीज ऑल आर द जनरल आपके डिफेंसेस हैंगे, याद करो मैंने अभी बताया है। तो ये किस किस उससे वो है, तो इसका आंसर है फर्स्ट एक्ट ऑफ गॉड का है निकोलस वर्सेस मार्शलैंड, मैंने ये डिस्कस किया है अभी। फिर कंसेंट वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, इसका है हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब। ये आपको मेरे लैंडमार्क की जो मैंने अभी आपको केस लॉज के नीचे वो पूरी पिक्चर अभी बताई उसके अंदर था ये। फिर थर्ड का स्टैट्यूटरी अथॉरिटी वेगन वर्सेस टैप वेल रेलवे कॉर्पोरेशन। फिर इसका था फोर्थ का है सेकंड किर्क वर्सेस ग्रिगोरी, तो ये याद रखना। फिर इसके अंदर एक और क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, डिफेंस ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, मिस्टर जे एक्सेप्टेड अ लिफ्ट फ्रॉम मिस्टर टी डिस्पाइट नोइंग दैट ही वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग द जर्नी, द कार मेट विद एन एक्सीडेंट एंड MSJ सस्टेन्ड इंजरीज। डिफेंस ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का मैंने बताया था, जब हमारी फ्री कंसेंट होती है, हमें पता होता है उस रिस्क के बारे में, तो ये क्वेश्चन सेम आपका वहां से आया है। तो इसका जो आंसर है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया है। फिर अगर इसमें एक क्वेश्चन 4 मैंने इसमें ना टॉपिक्स भी आपके डिस्क्राइब करे हैं, तो इसमें आप चेक कर सकते हैं।
Mr. K owns a residential building. Mr. Y establishes a cotton mill on the adjoining land due to the excessive noise and smoke from the mill. Tenants vacate Mr. K's building, causing him financial loss. इसका आंसर हो गया न्यूसेंस. ये हमने डिस्कस किया है क्लास में अभी. फिर इसमें आ गया contributory negligence. A government bus driven rashly collides with the private bus that was traveling on the wrong side of the road. Neither driver attempted to slow down or avoid the collision. तो इसका आंसर हो गया contributory negligence. फिर इसके बाद आता है आपका इंजूरियस साइमने पे भी इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं पुराने. A banker wrongfully refuses to honor a customer check despite the customer having sufficient funds in the account. Although the customer suffers no actual financial loss, he files a suit against the bank. It is called injury without damages. फिर इसके अंदर एक लास्ट क्वेश्चन ये है, असॉल्ट के ऊपर इन्होंने बनाया था. मिस्टर बी थ्रेटेंड मिस्टर ए by telling his workmen to roll up their sleeves and stating that they would break his neck if he did not leave immediately. No physical contact took place. That is called assault. तो आज की हमारी ये जो टॉट की क्लास है इसमें मैंने आपसे पुराने क्वेश्चंस भी डिस्कस किए AIB 19, 20, 21 के. और जो मैं आपको अभी ये PDF फॉरवर्ड करने वाली हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल पे, मैं नीचे लिंक दे दूंगी वीडियो के, तो आप वहाँ से जाकर के ये PDF निकाल सकते हैं. एंड इसके बाहर टॉट से कुछ नहीं बन सकता कोई क्वेश्चन. सो अपनी तैयारी जारी रखें और अच्छी तैयारी करिए. नेक्स्ट सब्जेक्ट्स भी तुरंत आने वाले हैं AIB 22 के लिए जुडिशरी प्रो की टीम से.